दीदी किसान, बदलते भारत की शान। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा। मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत। विचार विमर्श में हर सप्ताह आपके लिए अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श कार्यक्रम में जैसा आप सभी जानते हैं, पूरी जानकारी आपको दी जाती है एक खास विषय को लेकर। और आज जो हम विषय लेकर हाजिर हुए हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे फूलों की खेती की भी, और कैसे ना सिर्फ खेती बल्कि फूलों के बाजार तक पहुंचने के बाद भी उनका हम कह सकते हैं कि किस तरीके से एक नया जीवन हम उनको दे सकते हैं। आमतौर पर यही माना जाता है वो फूल जो कि साल भर, फिर चाहे हम खुशी मना रहे हो या किसी गम का मौका हो, लगातार हमारे लिए काम आते हैं। लेकिन क्या ऐसा भी है कि वो आगे भी हमें कुछ और उनका फ़ायदा मिल सके? आज के समय में हम बात करते हैं कैसे हम वेस्ट टू वेल्थ की तरफ जा सकते हैं, और यहाँ भी किस तरीके के हम कह सकते हैं अवसर हमारे पास है। जो किसान फूलों की खेती करते हैं, या खासतौर से अगर हम फूलों के राजा गुलाब की बात करें, वहाँ पर किस तरह के अवसर हमारे पास हैं। ये कई ऐसे सवाल हैं जो एक किसान के जहन में भी आते हैं कि एक फूल जो बाजार पहुँच गया है या फिर हमारे घर द्वार तक पहुँच जाता है, क्या उसके बाद भी उसका कोई इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या उसके बाद भी उससे किसी तरह का फ़ायदा एक किसान को या हमारे जो और ख़ासतौर से आज के समय में जो युवा उद्यमी हैं वो ले सकते हैं? लगातार सरकार का प्रयास यही रहा है, कम लागत में अधिक मुनाफा हम कैसे कमा सकते हैं, और ख़ासतौर से उसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो फूलों को नवजीवन कैसे मिल रहा है। आज इस बारे में आपके साथ हम जानकारी साझा करेंगे, और इसके लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर SS सिंधु जी। आप पूर्व डीन और विभागाध्यक्ष हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सिंधु। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं पूनम सहरावत जी। आप प्रसंस्करण के क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं, युवा आदमी हैं, और किस तरीके से देखिए वेस्ट टू वेल्थ पर पूरी इनकी पकड़ है और दूसरों को भी इस तरह की जानकारी मुहैया करा रही हैं। और साथ ही मौजूद हैं बलराज सिंह जी। आप प्रगतिशील किसान हैं, पानीपत हरियाणा से फूलों की खेती कर रहे हैं और खासतौर से गुलाब की खेती कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। तो इनके सामने किस तरह का देखिए अवसर रहे हैं, और ख़ासतौर से ना सिर्फ अवसर बल्कि कैसे जो बाकी किसान हैं वो इनसे प्रेरित हो रहे हैं, वो अब बाकी किसानों के लिए हमारे जो मेहमान हैं प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। ये सारी जानकारी आज कार्यक्रम में आपके साथ हम साझा करेंगे। लेकिन फूलों को नवजीवन कैसे मिल रहा है और उससे पहले क्या स्थिति है फूलों की खेती की हमारे देश में, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं हमारी इस रिपोर्ट पर।
सार्थक पहल में किसान भी पीछे नहीं है। आज का जागरूक किसान बचे फूलों से खाद बना रहा है, जिससे एक पंथ कई काज हो सके। तो जाना आपने किस तरीके से फूलों के उत्पादन की अगर बात की जाए या फिर कैसे ये ना सिर्फ किसानों को आर्थिक मुनाफा दे रहे हैं, बल्कि अगर उपभोक्ता के तौर पर देखा जाए जितना आकर्षक हमको ये लगते हैं उतना ही आकर्षक हमारे किसानों के लिए भी हैं आर्थिक तौर पर अगर बात की जाए। यहाँ सबसे पहले डॉक्टर सिंधु आपसे हम जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं फूलों को नवजीवन की, क्योंकि लगातार हम सभी जानते हैं माना जाता है जो फूल है उसकी एक बाजार में जब तक हमें बेहतर दाम मिलता है, जब तक वो हमें अच्छा दिख रहा है, जब तक वो आकर्षक दिख रहा है, क्या उसके बाद भी जो किसान है वो इससे कुछ लाभ ले सकता है? हाँ, देखिए कि फूल हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और आप देखते हैं कि फूलों से जो हमारा व्यवसायीकरण हुआ है वो काफ़ी हद तक हुआ है और यहाँ तक कि फूलों में जो भी अभी क्षेत्रफल है वो लगभग 3 लाख हेक्टेयर पहुंच चुका है और इसमें मुख्य तौर से बहुत सारे कट फ्लावर्स हैं जिनको कि कट फ्लावर के रूप में पैदा किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे जो मध्यम और लघु किसान हैं वो लूज फ्लावर खास करके छोटे फूलों को तोड़ करके जो पूजा पाठ और मंदिर मस्जिद और हर जगह पे जिनकी पूजा के रूप में प्रयोग किया जाता है, मालाएं बनाई जाती हैं, ऐसे फूलों का भी उत्पादन करते हैं। लेकिन उनका उपयोग करने के बावजूद जो वो फूल बच जाते हैं या मंदिर में चढ़ाने के बाद वो फूल सूख जाते हैं या उनको पैरों के नीचे कुचल दिया जाता है, तो ऐसे फूलों का हम दोबारा से क्या प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जब एक बार हम उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या उसके बाद उनका किसी तरह का जो इस्तेमाल है वो किया जा सकता है नहीं, या जब इनके प्रसंस्करण की तरफ हम देखते हैं कि कैसे इसके ज़रिए और कोई उत्पाद हम तैयार कर सकते हैं, ये किसान के सामने भी एक चुनौती होती है कि शायद एक मुख्य उत्पाद जो है वो फूल ही है, उसके बाद उसका क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पूनम जी आपके पास में आना चाहूँगा, आप लगातार इसी कार्यक्षेत्र में पूरी तरीके से सक्रिय हैं, किस तरीके का लाभ जो है किसान के नज़रिए से हम समझ सकते हैं, क्योंकि आज के समय में तो हम उद्यमिता की जब बात करते हैं और खासतौर से एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो आज के समय में आ रहे हैं, अलग अलग तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितना लाभ इन फूलों के नवजीवन से किसान को मिल सकता है? देखिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना भी किसान फसल उगाता है, जो फूल उगाता है वो सारा वहाँ पर मंडियों तक जाता है, लेकिन बहुत सा ऐसा भी होता है जो बच जाता है, बिक नहीं पाता है, या उसके घर में ही वो कई बार मौसम की मार की वजह से ख़राब हो जाता है। तो क्यों ना उसको रिसाइकल करके उसे दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जा सके। जैसे हम आज गुलाब की बात कर रहे हैं, जब गुलाब का इस्तेमाल हो जाता है, एक बार भगवान को चढ़ा दिया जाए, उसके बाद अगर उसको दोबारा से स्टोर करके उसे ड्राई करके पाउडर फॉर्म में लेकर आया जा सके, तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। घर की महिलाएं बहुत ही आराम से बना पाती हैं। हम रोज़ वाटर बना सकते हैं, हम रोज़ फेस पैक बना सकते हैं, हम सोप बना सकते हैं, हम धूपबत्ती, अगरबत्ती, दिए, मूर्तियाँ, हम बहुत कुछ बना सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए अलग अलग उत्पाद हैं जो कि इससे तैयार किए जा सकते हैं, और इसी वजह से कहा जाता है कि जो फूल जब तक वो आपके सामने पूरा फूल है शायद तब भी उतना ही वो आकर्षक हमें लगता है, और उसके बाद उसकी सुगंध जो है वो हमें और भी आकर्षित करती है। लेकिन ये जो आकर्षण है कैसे इसको हम आर्थिक रूप में बदल सकते हैं, यानी मुनाफे में हम इसको कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और उससे पहले अगर हम बात करते हैं एक फूल जो कि पूरी तरीके से हमारे किसान दिन रात मेहनत करते हैं, इस बारे में बलराज जी आपके पास आना चाहूँगा, कब से आप गुलाब की खेती कर रहे हैं? मेरा नाम बलराज है। मैं 1998 में मैंने गुलाब की खेती शुरू करी थी। मैं 2.5 एकड़ का जमींदार हूँ और मेरे पास इस टाइम 2 एकड़ में गुलाब का फूल है, और ये एक बार लगाने से 8-10 साल पैदावार देता है जी। और मैं इसको अपने आप तोड़ के और अपने आप ही दुकाना पर सप्लाई करता हूँ, उसका बहुत ही बढ़िया दाम मिलता है मेरे को। बिल्कुल। लेकिन बलराज जी करीब 24-25 साल आपको हो चुके हैं गुलाब की खेती करते हुए। शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए चुनौतियाँ जाहिर तौर पर आपके सामने भी रही होंगी, लेकिन कैसे ये एक दृढ़ निश्चय आपने लिया कि गुलाब की खेती करनी है, फूलों की खेती से जुड़ना है, क्योंकि आपके क्षेत्र की अगर बात की जाए तो किसान वहाँ दूसरी जो पारंपरिक फसलें हैं वो भी लेते हैं? ऐसा है जी, जो ये फूलों की खेती है ना, इससे ज़्यादा प्रॉफिट सब्जी में या धान या गेहूं में नहीं होता। और 2.5 एकड़ का जमींदार होने के नाते फूलों में ही मेरे परिवार का गुजारा बढ़िया चल रहा है जी। बल्कि अन्य फसलों में मेरा गुजारा नहीं होता था। और मेरे पास
ये फुल्ला की ये इनकम है मेरी परिवार के पास, और कोई इनकम नहीं है। मेरा परिवार का गुजारा बहुत ही बढ़िया हो रहा है जी। और मैं 2,500 से 3,000 रोजाना इससे कमा लेता हूँ जी। और पानीपत में सप्लाई करता हूँ। और जो मेरा गुलाब है 100 या 120 रुपए किलो हमने पूरा साल का 22 दुकानों पे बांध रखा है 30 किलो गुलाब, और 1 लाख रुपए के आसपास निकल आता है 2 एकड़ में जी। और ये जनवरी और फरवरी 2 महीने थोड़ा लूज रह जाता सर्दी की वजह से, और 1 महीना जून की वजह से। बाकी महीना में ये 30-40 किलो 50-60 किलो तक भी उतर जाता है और आराम से बिक जाता है, यानी आराम से बिकता है और अच्छा मुनाफा इसके जरिए। देखिए बलराज जी कोरा उनका साफ कहना यही है, भले ही गुलाब हमको शायद सबसे सुंदर फूल लगता हो, आपको भी बहुत उसकी सुंदरता नजर आती हो, लेकिन उस सुंदरता के साथ साथ उसमें जो फायदा है वो बलराज जी को नजर आया और उसके बाद उन्होंने कोशिश लगातार वही की है कि कैसे इसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकते हैं। और खासतौर से डॉक्टर सिंधु ये काफ़ी शायद आपको भी अच्छा यहाँ महसूस होता होगा कि जो किसान हैं वो फूलों की खेती अगर कर रहे हैं वहाँ चुनौतियाँ उनके सामने हैं, लेकिन जब समाधान जान लेते हैं तो तब भी उसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने दूसरी कोई फसल ले ली हो और फूलों की खेती करना छोड़ दिया हो। देखिए, खाद्यान्न फसलों के मुकाबले यदि किसान जब करता है तो वो खुद अपने आप को महसूस करता है कि हाँ फूलों से अधिक इनकम है। आप उनको एक बार तकनीकी ज्ञान दीजिए, उनको थोड़ा सहारा दीजिए, थोड़ा हैंड होल्डिंग दीजिए, उसके बाद खुद किसान अपना रास्ता निकाल लेता है जी। यहाँ तक कि उत्पादन से लेके और उस बाजार तक अपने आप ढूंढ लेता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि फूलों में जो उत्पादन है या फूलों से जो इनकम है वो एक रेगुलर इनकम आती है, वो एक नकदी आती है। और गेहूं और धान के मुताबिक आपको एक रेगुलर इनकम मिलेगी, ओवरऑल जो आपको नेट शुद्ध लाभ होगा वो भी अधिक मिलेगा, और परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको काम मिलेगा। यहाँ तक कि आप आसपास के लोगों को भी, बच्चों को, लड़कियों को रोजगार दे सकते हैं, उनको भी आप एम्प्लॉय कर सकते हैं। फूल की तोड़ाई करनी है, फूल की पैकिंग करनी है। शुद्ध लाभ हम देख के चल रहे हैं जो हमें फूलों की खेती में मिलता है या गुलाब की खेती की अगर हम बात करें, लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं, क्योंकि फूल जो हैं वो जो बेकार भी हो जाते हैं, ये तो अभी शुद्ध लाभ हम बात करें जो शायद सीधा बाजार में हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो फूल खराब हो जाते हैं, आपको क्या लगता है वहाँ कितनी संभावनाएं हैं कि अगर हम प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे जाएं उन्हीं फूलों के साथ? हाँ, देखिए, ये जो है कि वेस्ट टू वेल्थ की बात कही, जो फूल खराब हो जाते हैं, जो मंदिर से निकाले जाते हैं, पैरों के नीचे कुचल दिए जाते हैं, उन फूलों का भी एक बहुत बड़ा एक उनका बाजार है, उनका एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। लेकिन इसमें बहुत ही चुनिंदा लोग हैं जो कि अभी कार्य कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को इसमें और कार्य करने की आवश्यकता है। और सरकार की तरफ से भी इसमें काफ़ी प्रोत्साहन है, और हम तकनीकी ज्ञान के माध्यम से भी भिन्न भिन्न प्लेटफार्म पे बात काफ़ी किसानों को ये बताते हैं, समझाते हैं कि वेस्ट टू वेल्थ, सूखे हुए फूलों को, बेकार फूलों को भी आप इकट्ठा कीजिए, उससे आप, जैसे अभी पूनम जी ने बताया, उससे अगरबत्ती, धूप बत्ती बनाइए। यहाँ तक कि ताज़े फूल यदि वो सरप्लस हैं और किसी कारण से बाजार में नहीं बिक पाए, उनसे भी आप भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं, हर्बल गुलाल बना सकते हैं, उससे कि यहाँ तक आप ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं पुराने सूखे फूलों से। और यहाँ तक कि आदिवासी क्षेत्रों में यदि आप जाते हैं तो देखते हैं कि जंगलों से बहुत सारे फूल या पत्तियां या जंगली जितने भी पेड़ हैं उनके फ्रूट को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा इसका एक बाजार है ड्राई फ्लावर का और वैल्यू एडिशन का। और इसका थोड़ा तकनीकी ज्ञान होने के बाद एक काफ़ी अच्छा उद्यमी आप बन सकते हैं और उससे भी काफ़ी मुनाफा कमाया जा सकता है। बिल्कुल, और उसी क्षेत्र से पूनम जी भी आज हमारे साथ कार्यक्रम में ही यहाँ मौजूद हैं। पूनम जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जाहिर तौर पे जब हम कहते हैं कि कोई भी फूल जो है बेकार हो गया, फिर कैसे ये एक इस तरह की सकारात्मक सोच रही कि जो बेकार हो चुका है सब लोगों के लिए, जिसको शायद कूड़े में हम डाल देते हैं, कैसे उसके ज़रिए हम मुनाफा कमा सकते हैं, कैसे हम वेस्ट टू वेल्थ के जो रास्ता है उस पर आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने भगवान को बड़े श्रद्धा भाव के साथ फूल अर्पित किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो कूड़े में चला गया। तो मुझे उस चीज़ का बहुत ही बुरा लगा और मुझे महसूस हुआ कि हमारा देश तो धर्म का देश है, हर गली में मंदिर है, लाखों टन फूल रोज भगवान को अर्पित हो रहा है और वो कूड़े में जा रहा है। ये पर्यावरण के लिए भी बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि वो सड़ रहा है, उसको सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। पहले तो नदियों में डाल दिया जाता था, लेकिन आज नदियाँ भी बहुत प्रदूषित है।
तो क्यों इससे कुछ किया नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया तो मैंने समझा कि हम जो फूल भगवान को या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जहाँ भी अर्पित किया गया है उससे बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मैंने उनसे अगरबत्ती बनाना शुरू किया, जो अच्छे फूल थे उनसे अगरबत्ती बनाई, धूप बत्ती बनाई, फूलों से मूर्तियाँ बनाई, दिए बनाए, साथ साथ उनसे खाद भी बनी। जो फूल बिल्कुल खराब था जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता था उससे हमने खाद बनानी शुरू कर दी। तो ये तरीका मैंने अपने काम के लिए अपनाया। आज हम गुड़गांव में कर रहे हैं, गुड़गांव के 25 मंदिरों के फूलों को हम रिसाइकल करते हैं। तो पर्यावरण को बचाने में एक तो हमारा योगदान है, दूसरा महिलाओं को काम देने में। इससे मेरे साथ बहुत सारी महिला जुड़ी जो अपने घर में बैठ के आराम से 2 से 3 घंटे के जो उनका एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें बैठ के वो अपने घर में ये सारे प्रोडक्ट्स बना सकती है। ना तो इसमें किसी मशीनरी की ज़रूरत है, ना किसी हार्ड स्किल की ज़रूरत है, बहुत इजीली कोई भी महिला कर सकती है। और फिर मैंने सोचा कि क्यों हम अपनी सोच को क्यों ना हर जगह तक पहुंचा दूं। मैं हर जगह नहीं जा सकती तो अपनी सोच को पहुंचा सकती हूँ। तो मैंने फिर इस कार्य को करना शुरू किया और मैंने देश भर में जाके महिलाओं को ट्रेनिंग दी। आज 500 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। बहुत सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को जाके समझाया कि आपका काम है कूड़े को सेग्रीगेट करना, कूड़े का निस्तारण करना। भगवान को चढ़ा हुआ फूल है वो कूड़ा कभी नहीं होता है। तो क्या आप एक मैनेजमेंट ऐसा कर सकते हैं कि इससे अलग कर दिया जाए और महिलाओं को काम मिले। तो ऐसे चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम कर रही है, जम्मू में काम कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत सी महिलाओं के पास पहुंच के हमने ये चीज़ें सिखाई और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। जी और बिल्कुल, आगे करते रहेंगे। काफ़ी बेहतर पहल कि किस तरीके से देखिए जो आत्मनिर्भरता है वो आ सकती है। और जब महिला रोजगार की हम बात करते हैं उस नज़रिए से भी, क्योंकि इस तरीके से भी रोजगार का जो सृजन है वो हमें यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर से बलराज जी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप खेती करते आए हैं, आपको भी लगता है कि इस तरह की जो संभावनाएं हैं या इस तरह के जो अवसर हैं अभी और भी लोगों के सामने हैं, क्योंकि आपने शायद अपना काम कर दिया, आपने अच्छे ढंग से खेती की गुलाब की, उसको बाजार तक पहुंचा दिया और जो लाभ आपको मिल सकता था वो मिल चुका। लेकिन आगे भी क्या उस फूल से जो लोगों को लाभ मिल रहा है और भी अच्छा रहेगा उनके लिए? ऐसा जी, देखो असल तो ये फूल वेस्ट होने नहीं। अगर आदमी के पास दिमाग और सूझबूझ से काम करे, सबसे पहले इसको जल्दी उठ कर 3 बजे और 5-6 बजे से पहले तोड़ के नर बाजार में भेजो, तकरीबन 99% गुलाब बिक जाएगा। किस समय आप इसकी तोड़ाई करते हैं? अगर हम 3 बजे उठ जाते हैं, सुबह 3 बजे। हाँ, 4 बजे हमें बैटरी लेकर अपने खेत में पहुंच जाते हैं और 2-2.5 घंटे में तोड़ के और हम 8 बजे 7:30 बजे पानीपत बाजार में चले जाते हैं और 99% गुलाब हमारा बिक जाता है। और जो बच जाता है हम उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर दिल्ली मंडी में बिक जाता है 200-250 रुपए किलो। हम नहीं एक फूल भी वेस्ट जाने देते। और बहुत ही बढ़िया जो सूखे फूल हैं उनको सुखा कर बेचे मंडी में, उसमें हमारी लेबर का खर्चा निकल जाए। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से एक फूल जो हम शायद बाज़ार में देखते हैं जिसकी कीमत के लिए हम कई बार लड़ भी लेते हैं कि बहुत ज़्यादा कीमत लग रही है, लेकिन उसके पीछे किसान की मेहनत आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से सुबह के 3 बजे से ना सिर्फ उस दिन की वो मेहनत है बल्कि उससे पहले लगातार कोशिश यही की जाती है कि जो फूल है उसकी गुणवत्ता अच्छी रहे, वो जितना आपको आकर्षित करेगा उतना बेहतर भाव जो है, दाम जो है एक किसान को शायद बाज़ार में मिल जाता है। लेकिन खासतौर से डॉक्टर सिंधु अगर देखा जाए प्रसंस्करण की तरफ अब जाके एक रुझान शायद बनता नजर आ रहा है किसान का। अब से पहले इस तरह की शायद किसान के पास जानकारी भी नहीं होती थी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहां तक तो शायद किसान को लगता था शायद एक कोई बड़ी कंपनी है वही इस काम को कर सकती है, लेकिन आज के समय में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अब हमारे पास हैं, वही एक मजबूत कड़ी के तौर पे नजर आ रहे हैं। हाँ, देखिए कि इसमें पहले इतना वो नहीं था। पहले हम फ्रेश फ्लावर के उत्पादन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ने लगा, सरप्लस बढ़ने लगा, तो फ्लावर बेकार भी होने लगा। और मंदिरों में जैसे कि पूनम जी ने बताया कि जितना भी फूल है वो हमारे वातावरण को ख़राब करने लगा। तो ये एक सोच आई और इस सोच में चलते चलते बहुत सारी उद्यमी महिलाएं और बहुत सारे पुरुषों ने इसमें पहल की और सरकार के विभिन्न संस्थान भी हैं जो इस पे कार्यरत हैं, जैसे कि हमारा पुष्प संस्थान, पुष्प एवं भूदर्शन निर्माण संभाग,
और उसके साथ साथ हमारा NBRI लखनऊ है और IHBT पालमपुर है, CSR की इंस्टीट्यूट है जी। तो ये भी वैल्यू एडिशन पे, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और हर्बल गुलाल बनाने में, तेल निकालने में जी। और इसके जितने भी बाई प्रोडक्ट बनाने की प्रशिक्षण भी दिया जाता है जी। और भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, गुलाब ही नहीं, बहुत सारे अन्य भी फूल हैं जिनको कि हम लूज फ्लावर के तौर पे उत्पाद करते हैं और मंदिरों में चढ़ाया जाता है। लेकिन इसके लिए क्या डॉक्टर सिंधु इनकी अलग अलग किस्में हैं? अगर हम उसके जरिए कोई उत्पाद बनाना चाहते हैं तो क्या उसके लिए कोई अलग किस्म का हमें चयन करना होगा या हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है आपका। जैसे कि गुलाब की अब हम चर्चा कर रहे थे जी। गुलाब से क्या है कि जैसे सूखे फूल का बलराज सिंह ने बताया, सूखे फूलों को सुखा करके उसको बिल्कुल साफ करके आपने देखा होगा कि बहुत सारी मिठाई की दुकानों पे आपको गुलाब के लड्डू, गुलाब की बर्फी भी मिलती हैं क्योंकि वो एडिबल में प्रयोग में लाए जाते हैं जी। और ड्राई करके इसको और भी बहुत सारे हमारे जो उत्पाद हैं, खाने की चीज़ें हैं, खीर है, उसमें भी मिलाया जाता है। यहाँ तक कि गेंदा है, गेंदे से जो येलो पिगमेंट है ल्यूटियन निकाल करके वो भी खीर में विटामिन ए का काम जो येलोनेस जो क्रिएट करता है उसमें प्रयोग में लाया जाता है। इस तरह से भिन्न भिन्न उत्पाद हैं, भिन्न भिन्न उसके रूप हैं, भिन्न भिन्न उसके यूजेज हैं, प्रयोग में लाते हैं। तो हर फूल का अपना एक वैल्यू है कि उसको किस तरह से आप प्रयोग में लाएंगे। यानी एक फूल का ना सिर्फ उपयोग, अगर सदुपयोग हम कहें तो वो शायद ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि कैसे आप उसको रिसाइकल करके एक अलग उत्पाद जो है वो उससे तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पूनम जी अगर देखा जाए जो ये तकनीक की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जब एक फूल से अलग उत्पाद हम बनाने की कोशिश करते हैं उस तकनीक से कैसे किसानों को जोड़ा जा सकता है? जैसे आप फूल भगवान को चढ़ गया, अब तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, आप वो कूड़े में ही भेजेंगे जी। तो हम उसको रिसाइकल करने का काम कर रहे हैं। उसको सिंपली अपने घरों में हम सुखा सकते हैं, उसको घर की किसी भी मिक्सी में हम उसको पाउडर बना सकते हैं। पाउडर बना के उससे हैंडमेड तरीके से उत्पाद, मैंने जो तकनीक लाई है वो सारी हैंडमेड है। कोई भी महिला को किसी भी मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ के, जैसे किसान भाई हैं, उनके यहाँ फूल उग रहा है, किसी कारण से वो बिक नहीं पाया है तो उसको आप वहीं पर जितना बिक गया ठीक है, जो नहीं बिका उसको अपने यहाँ घरों में, अपने घरों में सुखाइए। हमारे पास सबके पास चक्की होती है, चक्की में उसका पाउडर फॉर्म बना लीजिए। जैसे गेहूं पीसकर पाउडर बन जाता है, ऐसे ही फूलों को भी पीसकर पाउडर फॉर्म में लेकर आया जा सकता है और उससे फिर बहुत सारे उत्पाद बनाए जा सकते हैं। जैसे हम लोग जो बनाते हैं दिए, मूर्तियाँ, धूपबत्ती, अगरबत्ती, अगर आप अगरबत्ती धूपबत्ती की बात करें तो हमारे देश में 16,000 करोड़ की मार्केट है जी। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़ इस्तेमाल की जाती है और हम उसमें बहुत बड़ा एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैंने महिलाओं को अपने साथ इसलिए जोड़ा क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट पे जाना था। हैंडमेड की मार्केट सर बहुत है, आप देखेंगे एक्सपोर्ट में इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। तो मैं महिलाओं को इसलिए अपने साथ जोड़ती हूँ कि उनके पास जो भी थोड़ा बहुत खाली समय हो, अगर वो हमारे साथ जुड़ के ये काम करना चाहती है तो एक उनकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाती है। नहीं तो उसको अगर वो फूल बच गया है तो क्या करेंगे, उसको कहीं फेंकना ही पड़ेगा किसान भाई को। यानी एक अतिरिक्त आमदनी जो है देखिए कैसे हमें मिल सकती है। और भले ही क्योंकि अधिकतर लोग तो हालांकि सबको फूल पसंद ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमें कोई फूल पसंद है, हम शायद रोज़ाना हम उसको नहीं खरीद पाते, लेकिन उससे बने हुए जो उत्पाद हैं उनको शायद हम अपने घर में रोज़ाना इस्तेमाल कर लेते होंगे। फिर चाहे उनकी सुगंध की बात की जाए या स्वाद की बात की जाए, अलग अलग तरह के जो उत्पाद हैं इनसे तैयार किए जा रहे हैं और इसी वजह से फूलों को लगातार एक नया जीवन, नवजीवन जो है वो दिया जा रहा है। इस बारे में आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं फूलों के नवजीवन की। जी हाँ, ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना किस तरीके से फूलों को रिसाइकल हम कर सकते हैं। वो फूल जो लगातार मंदिर, मस्जिद या कहीं भी चढ़ाए जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर चढ़ाए जाते हैं, या उसके बाद जो अलग अलग समारोह आयोजित किए जाते हैं वहाँ भी जाते हैं, लेकिन जब उनको हम कहते हैं कि ये बेकार हो चुका है, उस स्थिति में भी उनसे मुनाफा हम ले सकते हैं। तकनीक की आवश्यकता होती है, जानकारी की आवश्यकता होती है, और आज के दौर में लगातार वो जानकारी जो है, तकनीक जो है, किसानों के बीच भी पहुंचाई जा रही है। हमारे साथ प्रगतिशील किसान हैं बलराज जी। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक अगर खासतौर से आपने बताया कि काफ़ी मुनाफा जो है आपको गुलाब की खेती में लगा, लेकिन जो बाकी किसान हैं जाहिर तौर पर उन्होंने कोशिश करी होगी शायद आपके जितना मुनाफा वो ले सकें। किस तरह की चुनौतियाँ शुरुआत में आपको लगी, कहाँ से आपको ये सारी जानकारी मिली? हमारे को जी एक तो बागवानी ऑफिस पानीपत से मिली और पूसा इंस्टीट्यूट से जी, और जो मेहनती किसान है ना उसके लिए कुछ नहीं है। अगर मेहनती परिवार है तो 1 एकड़ में भी अपने परिवार का गुजारा कर सकता है जी। और इसकी बिक्री अगर आप बखत तोड़ के बेचो तो तकरीबन 90% गुलाब बिक जाता, कोई दिक्कत नहीं आती। और जो बच जाएगा तो उसको सुखाओ और सुखा कर बाजार में बेचो, या जैसे मैडम बोल रही है जी, उसका पाउडर बनाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बढ़िया। बस ये है सवेरे बखत उठना और 2 घंटे में टूट जाता है जी। जी। और कितने दिन में, लेकिन एक फूल के अगर हम जानना चाहेंगे आपसे, कितना समय लगता है जब हम नए फूल की उम्मीद लगा के बैठते हैं कि अब जो नए फूल हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, कितना समय लगता है, कितने दिन आपको लग जाते हैं? ये खेत में लगाने के बाद जी 6 महीने के बाद फूल देना स्टार्ट कर देता है, और वो 1 साल में वो पैदावार लगभग 1 एकड़ में 8-10 किलो से स्टार्ट करके नरो, अगर आप इसमें अप्रैल के महीने में 1 क्विंटल तक भी उतर जाता है जी। लेकिन मौसम के हिसाब तक घटता बढ़ता रहता है जी। 1 किले में ये अगले महीने में अगर 1 क्विंटल निकलेगा तो जनवरी और फरवरी में उसी में 8 या 10 किलो मिलेगा जी। यानी थोड़ा बहुत फर्क जो है वो लगातार हाँ, मौसम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इसमें। लेकिन नुकसान नहीं होता किसान को? ना नुकसान नहीं, मार्केट बतेरी है, लेकिन मेहनती किसान कामयाब है जी, जो सवेरे बखत उठ कर इस काम को करे। और मेहनती किसान, क्योंकि आप इस बात पे जोर दे रहे हैं, जो हमारे किसान हैं वो पूरे तरीके से मेहनती होते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत शायद कोई कर नहीं सकता। लगातार सुबह से शाम तक की अगर बात की जाए, या एक फसल के साथ जिस तरह का जुड़ाव उनका हो जाता है, क्योंकि उसी फसल के आधार पर ही हम कह सकते हैं ना सिर्फ उनकी दिनचर्या पूरी तरीके से रहती है, बल्कि आने वाले समय में जो उनकी आमदनी का जरिया है वही है, और वहाँ वो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना चाहते। लेकिन किसी वजह से अगर हम देखें डॉक्टर सिंधु, अगर प्राकृतिक रूप में अगर देखा जाए, जो किसान फूलों की खेती कर रहे हैं, फिर चाहे गेंदे की बात करें, जरबेरा की बात की जाए, रजनीगंधा की, कोई भी फूल की अगर हम खेती कर रहे हैं, किसी वजह से वहाँ नुकसान होता है, तो ये ज़रूरी कि अब जो किसान है ये ना सोचें कि अब शायद सारी मेहनत बेकार हो गई, अभी भी उनके पास एक विकल्प है। हाँ, देखिए प्राकृतिक आपदा आती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस बिजनेस को करना छोड़ दें जी। तो यदि किसी एक मौसम में, किसी खास मौसम में कोई बदलाव है या ओलावृष्टि हो गई है, यदि कुछ फसल को नुकसान हुआ है जी, तो किसान को हौसला नहीं तोड़ना चाहिए, और अगले सीजन में फिर दोबारा से उसकी भरपाई होगी। और इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन, जो विविधीकरण है, वो भी बहुत ज़रूरी है जी। अभी जैसे गुलाब की बलराज सिंह चर्चा कर रहे हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे विकल्प हैं जो किसान सोच सकते हैं, और अपनी परिस्थिति के हिसाब से वो गेंदे का चुनाव कर सकते हैं, गुलदाउदी का चुनाव कर सकते हैं। जब हम प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप कोई ऐसा खास फूल जिसका सुझाव हमारे किसानों को देना चाहें, जो अभी तक शायद सिर्फ फूलों की खेती तक ही सीमित हैं, या जो बागवानी क्षेत्र में आना चाहते हैं, फूलों की खेती करना चाहते हैं, उनको आप क्या जानकारी देंगे? हाँ, जैसे गेंदा है, गेंदे को भी हम प्रसंस्करण इसका कर सकते हैं। यदि आप इसको ताज़ा फूल बाजार में बेच सकते हैं, बहुत अच्छी बात है जी। यदि फिर भी सरप्लस रहता है तो उससे आप उत्पाद बना सकते हैं। गेंदे से तेल निकाला जाता है, जो जंगली टाइप का गेंदा है माइनूटा, उसका तेल निकाला जाता है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट है हिमाचल में, पहाड़ पे काफ़ी, उत्तराखंड में काफ़ी लोगों ने लगाया हुआ है। इसके साथ साथ आप जो अफ्रीकन टाइप का गेंदा है, उससे आप जो ल्यूटियन है, जो येलो पदार्थ है, हर्बल गुलाल है, उससे हम बना सकते हैं। यहाँ तक कि एडिबल उसको खीर में, मिठाई में और भी खाने की चीज़ों में उसको प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से चमेली है, चमेली एक परफ्यूम के तौर पे उसको प्रयोग में लाते हैं, और उत्तरी भारत में इसको काफ़ी
तमिलनाडु और कोयम्बटूर के आसपास इसका काफ़ी अच्छा उत्पादन किया जाता है। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से ना सिर्फ अच्छा उत्पादन हमें फूल का लेना है, बल्कि उस फूल से कैसे बेहतर मुनाफा हमें मिल सकता है, इस दिशा में हमें और जानकारी लेने की आवश्यकता है। और वही जानकारी लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हम दे रहे हैं। फूलों को नवजीवन की जब बात कही जाती है, पूनम जी जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से गुलाब हो गया या गेंदा हो गया और कौन से ऐसे फूल हैं जिसके जरिए अलग अलग उत्पाद जो हैं वो तैयार किए जा सकते हैं? क्योंकि आमतौर पे सबको ये लगता है कि गुलाब से हमने गुलाब जल बना लिया या जो इत्र है वो बन जाता है, बाकी फूलों की उनकी शायद उनको इतनी जानकारी नहीं होती। देखिए हमारे यहाँ मोस्टली नॉर्थ इंडिया में गुलाब का फूल, गेंदे का फूल और एक गुलदावरी सफ़ेद रंग का फूल होता है, वो ज़्यादातर भगवान को चढ़ाया जाता है। तो जो गेंदा का फूल है और गुलाब का फूल है उसे तो हम सुगंधित प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे धूप बत्ती, अगरबत्ती। जी। उसके अलावा जो सफ़ेद फूल हमारे पास होता है उसमें सुगंध नहीं होती है, तो उसका क्या किया जाए? तो उसके लिए हमने मूर्तियाँ बनाना शुरू किया। लोग मिट्टी से दिए बनाते हैं, गोबर से दिए बनाते हैं, हमने फूलों से दिए बनाने शुरू कर दिए जो थोड़े ही आप इस्तेमाल करें, जैसे नॉर्मल दिया इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद वो जब आप उसे कहीं फेंकेंगे तो वो खाद में बदल जाएगा। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट आ गया। हमने गणेशा बनाए, हमने मूर्तियाँ बनाई, बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसे आर्टिकल्स छोटे छोटे बनाए कि जो हमने उन फूलों से बनाए जिसमें खुशबू नहीं थी, जिन्हें भगवान को चढ़ा दिया गया लेकिन उसके बाद उसका कोई इस्तेमाल नहीं, कूड़े में फेंका जा रहा है। उन्हीं फूलों से हमने दिए, मूर्तियाँ बनाई। हम जैसे हमारे घरों में गणेशा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब आती है जब हमारी मूर्तियाँ खंडित हो जाती है तो हम पेड़ों के नीचे कहीं भी उन्हें रख देते हैं या नदियों में डाल देते हैं, जो कि मेरे ख्याल से उनका अपमान करना होता है। तो मैंने उन भगवान को चढ़े फूलों से मैंने दिए, मूर्तियाँ बनाई। वे मूर्तियाँ बनाई जिन्हें आप इस्तेमाल करें, और अगर कभी खंडित हो भी जाता है तो उसे आप अपने घर के गमले में दबा दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए, वो खाद में बदल जाएंगे। मतलब एक वेस्ट से एक वेल्थ क्रिएट किया, क्योंकि जो वेस्ट फ्लावर था उसे हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसको हमने सेल किया। सेल करने से कुछ महिलाओं को काम मिला। उसके बाद में भी वो प्रोडक्ट जब जाएगा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, उसके बाद भी वो आपको कूड़ा फैलाने में उसका कोई रोल नहीं होगा। पर्यावरण को इको फ्रेंडली उत्पाद बनाया गया, और जो आपको घर से बाहर भी नहीं डालना है, और उसको अपने घर की मिट्टी में कहीं भी दबा दीजिए, 2 से 4 दिन के अंदर वो खाद में बदल जाएगा। बिल्कुल। तो लेकिन इससे जो अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला कि कई महिलाएं हैं जिनको लाभ मिलता है, किस तरीके का इसके लिए हम कह सकते हैं इसमें मुनाफा हो जाता है, या कितना मूल्य इसके लिए निर्धारित किया जाता है? अगर हम उससे अगरबत्ती बना रहे हैं, या आपने जैसे अभी उदाहरण दिया कि मूर्तियां जो हैं वो भी हम उनसे बना सकते हैं, क्योंकि उपभोक्ता के नज़रिए से देखा जाए उनको शायद लगता है कि अगर कुछ इस तरह का उत्पाद बाजार में आ रहा है तो हो सकता है वो बड़ा महंगा हो, और जब हम उत्पादकता के नज़र से देखते हैं तो ये लगता है कि कैसे उसके ज़रिए हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा, कितना इसका जो मूल्य है वो हम निर्धारित कर पाएंगे। नहीं, ये जो चीज़ें हमने बनाई हैं ये बहुत ही कम रेट की बनाई है। हमने गणेशा बनाई, हमने सिर्फ 50 रुपये उसका रेट रखा है। 50 से 100 रुपये हमारा अगरबत्ती का रेट है। कोई भी महिला तैयार करती है तो उसको बहुत ही कम पैसे में, अगर कोई महिला काम शुरू भी करना चाहती है तो 2 से 3 हज़ार रुपये में भी अपने घर पे काम शुरू कर सकती है, और उसके बाद 40 से 50 हज़ार रुपये महीने में वो उस उत्पाद को बेचकर कमा सकती है। और आज की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि उसको बेचने के लिए कहीं बाहर भी नहीं जाना, अपने घरों में बनाए, अपने फ़ोन से, अपने व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया के जरिए बस फोटो डालनी है और लोग अपने आप वहाँ तक आ जाते हैं। आजकल अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म है, अलग अलग जो भी माध्यम है उसके जरिए बहुत सारे माध्यम हैं जिनके थ्रू वो बेच सकती है। आज सबके पास मोबाइल फोन है, तो उसका एक और उपयोग हम बता सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट बनाइए और वहां से फोटो खींचकर डालिए, और यानी काफी सरल हो गया है, बहुत सरल हो गया है। और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसमें कोई भी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करना, आपको घर के ही चीजों से आप उसे बड़े आसानी से बना सकते हैं। 2 से 3 हज़ार रुपए में शुरू कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाती है। बिल्कुल, अतिरिक्त आमदनी देखिए आपको इसके जरिए मिल सकती है। यहाँ बलराज जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे किस तरीके से आपको लगता है, क्योंकि जब आपने शुरुआत की होगी तब जाहिर तौर पर उतनी तकनीकियां नहीं थी। आज के समय में जो तकनीक है वो काफ़ी बदल चुकी है, और अच्छी बात यह है कि उस तकनीक को, नई तकनीक को किसान अपना भी रहा है। एक समय था जब किसान को लगता था शायद बहुत ज़्यादा महंगा है या इससे भी नुकसान हो जाएगा, लेकिन अब सोच बदल चुकी है किसान की। कैसे नई तकनीक का सहारा आपको लगता है या बदलाव जो है वो आपने देखा है अपनी गुलाब की खेती में?
ऐसा जी असल तो कोई दिक्कत नहीं आती जो मेहनती आदमी है, लेकिन जो कोई दिक्कत आओ तो बागवानी है या ये पूषा इंस्टीट्यूट है, इनमें डॉक्टर भी हैं और ये समय समय पर हमारे को सब्सिडी भी देते हैं और हमारे खेत में जाकर देखते भी, पूरा सहयोग देते हैं किसानों को जी। हमें तो आज तक 24-25 साल हुए, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आई। हमें खाद दवाई भी देते हैं और जैसे हरियाणा गवर्नमेंट 16,000 रुपये प्रति एकड़ देती है किसान को गुलाब लगाने के जी। तो इतना सहयोग बहुत ही मानते हैं हम, तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं जी। और बिल्कुल, तो देखिए बलराज जी उन तमाम किसानों के लिए एक उदाहरण है, एक मिसाल है, जो कि जिनका मानना होता है कि शायद ज़्यादा मुनाफा उनको फूलों की खेती से नहीं मिल रहा, लेकिन किस तरीके से आप अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण है उसमें किस तरह का परिश्रम आप कर रहे हैं, जो मेहनत है वो किस तरीके से कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो जानकारी है वो आपको लेनी चाहिए। डॉक्टर सिंधु, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इतना लंबा अरसा आपको भी हो चुका है इस क्षेत्र में, किस तरीके से पहली तकनीक थी और आज के समय में जब हम तकनीक की बात करते हैं तो ना सिर्फ जो किस्में हैं उनमें हमने बदलाव देखा है, उत्पादन जो है वो हमने बढ़ा है, गुणवत्ता हम कोशिश कर रहे हैं और बेहतर बना सकें। इसके साथ साथ अगर किसी तरह की जो समस्या आती थी उनको भी शायद आप हम कह सकते हैं कि रोकथाम के लिए अच्छी जो किस्में हैं वो विकसित की जा रही हैं। हाँ, देखिए कि अभी काफ़ी बदलाव है और टेक्नोलॉजी का तो बहुत ही बड़ा एक बदलाव हमें मानना पड़ेगा जी। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप 50 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर बैठे आप संदेश दे सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, अपने बाजार तक आप दिखा सकते हैं, बेच सकते हैं। तो जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है वो सबसे बड़ा एक बदलाव है। जो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद हैं जी। वो भी एक हमारे अनुसंधान से के चलते एक बहुत बड़ा बदलाव का रूप उसने भी लिया है। और अभी हम आप देख रहे हैं कि एक सफल उद्यमी और सफल किसान की जैसे कहानी हम सुन रहे हैं जी। तो ये उसी का ही एक नज़रिया है, उसी का ही एक रूप है जी। और समय समय पे ये लोग फ़ोन कर सकते हैं, किसान संस्थान में आ सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में या बागवानी विभाग में अपने स्टेट में वो चर्चा कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी वो जल्द से जल्द पा सकते हैं जी। तो बदलाव काफ़ी हुआ है और बदलाव के चलते ही आज हम बात करें, कभी हम 1962 की यदि बात करते हैं तो 3,500 हेक्टेयर एक क्षेत्रफल था बागवानी और ख़ास करके फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स में। आज वो 3 लाख पार कर चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, उत्पादन और उत्पादकता और हमारा जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी हद तक बड़ा है। और इसकी यहाँ तक कि नहीं कि इसकी एक डिमांड भी बढ़ी है, मांग भी बढ़ी है और हमारा घरेलू बाजार और जो हमारा इंटरनेशनल जो व्यापार है वो भी बढ़ा है। बिल्कुल, और ख़ास तौर से देखिए ना सिर्फ जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हम बात करते हैं, घरेलू बाजार की बात करते हैं, काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि किस तरह की मांग है, लेकिन जो फूल हैं साल भर अब इनकी मांग रहती है। और ऐसे में जब ना सिर्फ एक जो फूल की आवश्यकता है वो पूरी होगी, बल्कि उसके बाद भी कैसे उसके ज़रिए हम अतिरिक्त आमदनी जो है वो ले सकते हैं, फूलों को नवजीवन दे सकते हैं। और नवजीवन एक फूल के लिए है, लेकिन आर्थिक रूप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसान को कितना फ़ायदा हो सकता है। और जैसा अभी डॉक्टर सिंधु ने बताया, तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि एक किसान से एक उद्यमी बनने का जो माध्यम है वो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो लगातार उनको जानकारी देते हैं, तकनीक जो है वो बताते हैं, उनके घर द्वार तक पहुंचते हैं, खेत तक पहुंचते हैं, जिससे और ज़्यादा फ़ायदा जो है उनको हो सके। पूनम जी, यहाँ और भी जो महिलाएं हैं, जैसा आपने कहा कि रोज़गार की जब हम बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं, तो ये ज़रूरी, क्योंकि इस तरह के जो उद्यम हैं उसमें ज़्यादा लागत हमें नहीं लगानी पड़ती, जिसकी शुरुआत महिलाएँ कर सकती हैं। लेकिन आज के समय में जब हम FPOs की बात करते हैं, महिला स्वयं सहायता समूह की हम बात करते हैं, किस तरीके से अगर महिलाएं समूह में हैं, संगठित होकर कर रही हैं, तो वो अपने लाभ को बढ़ा सकती हैं इन उत्पादों का व्यवसाय करके? बिल्कुल, स्वयं सहायता ग्रुप जो है ये एक भारत सरकार का इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है। महिलाओं को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का वो एक रास्ता दे रहे हैं। हर एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ स्वयं सहायता समूह को स्पेशल दिया जाता है। तो अगर हमारी महिलाएं हैं, घरों में हैं, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि किसान भाइयों का नाम तो हर जगह आता है, किसान महिलाओं का नाम बहुत ही कम लिया जाता है, पर मुझे लगता है कि वो भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। लेकिन पहचान की ज़रूरत, मतलब उन्हें पहचान कम मिलती है। तो जो
SHG ग्रुप आप बोल रहे हैं, स्वयं सहायता ग्रुप, उनसे उनको पहचान मिलने लगी है। आज वो अपने ग्रुप में इकट्ठे होकर अचार पापड़ बनाती हैं, बहुत सारे उत्पाद ऐसे बना रही हैं जिन्हें वो पहले अपने घरों में इस्तेमाल करती थी, लेकिन आज एक वो सफल उद्यमी बन चुकी हैं। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो प्लेटफॉर्म दिया गया है हमारी भारत सरकार की तरफ से, बहुत सारे ऐसे मेले लगाए जाते हैं जहाँ उन्हें प्राथमिकता दी जाती है और वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर बेच सकते हैं और मुनाफा कमाते हैं। तो ये मेरी नज़र में भारत सरकार का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है और बहुत सी महिलाओं को इससे जुड़ना चाहिए, ग्रामीण महिलाओं को खासकर, क्योंकि उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सिर्फ कमी तो कमी है प्लेटफॉर्म देने की, क्योंकि हम महिलाओं को सोचते हैं कि हाँ वो घर पर काम कर रही है, हालांकि वो खेत में भी काम करती है, कंधे से कंधा मिला के। शायद भैया अच्छे से जानते होंगे कि वो घरों का काम तो करती है, खेतों में जाकर भी काम करती है, लेकिन पहचान नहीं दी जाती है। लेकिन जब सेल्फ हेल्प ग्रुप से उनको एक पहचान मिलती है तो वो बहुत आगे तक आकर काम करती हैं और उनमें जो उनकी असली शक्ति जो होती है वो सामने निकल कर आती है। जी बिल्कुल, और उसी शक्ति का एक परिचय आप यहाँ लगातार हमें दे रही हैं इस कार्यक्रम में भी। फिलहाल बलराज जी, आपसे भी जैसा कि अभी यहाँ पूनम जी ने जिस बात का जिक्र किया, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब महिलाओं की भागीदारी की हम बात करते हैं तो ना सिर्फ घर के काम की बात करें या पशुपालन क्षेत्र की काम की जाए, लेकिन जब एक किसान जो कि उद्यमी के रूप में अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, एक व्यापारी के रूप में अपने आप को आगे देख रहा है और उसमें महिलाओं की भूमिका भी अब हमें नजर आती है, इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा बदलाव है? जैसे मैडम ने बताया कि भाई ये FPO के जरिए हम किसान संगठन खड़ा कर लेते हैं। इसमें एक समस्या हमारी स्टेट में तो ये आ रही है, जब FPO बनाई, जब 25 किसान समूह की FPO मानी गई थी और उसको ये बोला था भाई हम इसको बनाने के पैसे भी देंगे और CA की फीस भी देंगे, लेकिन अब उन्होंने टारगेट कर दिया 300 किसाना का, उसमें महिला भी होनी चाहिए और किसान भी। तो आपको लगता है कभी कभी जो किसान है उतना जागरूक नहीं होते, वो उतनी भागीदारी जो है उसमें नहीं कर पाते हैं संगठन में FPO के लिए? तो इसमें ये समस्या आ रही, 300 किसान जोड़ने बहुत मुश्किल है जी, और उसके बगैर कोई इसमें सब्सिडी या कोई सहायता गवर्नमेंट नहीं देती। चलिए, यानी ये ज़रूरी कि FPO में देखिए जो भागीदारी है कैसे हम बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले सकते हैं, जैसा जो यहाँ बलराज जी बता रहे हैं कि कोशिश लगातार की जाती है कि एक जो FPO है उसको कैसे हम बड़ा कर सकते हैं या कैसे हमें और ज़्यादा लाभ मिलेगा। ज़ाहिर तौर पर जितने ज़्यादा किसान एक साथ जुड़ेंगे उतना ही लाभ हमारा बढ़ सकेगा। और जो शायद बलराज जी अपनी यहाँ बता रहे हैं कि चुनौती उनके सामने रहती है, कई और भी ऐसे किसान होंगे उनके सामने ये चुनौती रहती है, लेकिन ऐसे में आवश्यकता यही कि किसान जो हैं वो एकजुट होकर खेती, फिर आप कोई भी फसल लेते हो, खेती करें, अलग अलग फसलें जो हैं उनका उत्पादन करें और उसके साथ साथ अब प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। फिर चाहे आप फूलों की खेती कर रहे हैं तो कैसे आप उनको नवजीवन दे सकते हैं, या कोई भी जो दूसरा उत्पाद है उनके जरिए बनाकर अपनी आमदनी में अच्छा खासा इजाफा कर सकते हैं। फिलहाल आने वाले समय में और किस तरीके से बड़ा बदलाव जो है क्षेत्र में नजर आएगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं फूलों के नवजीवन की, जी हाँ, कैसे उनके जरिए या उनका सदुपयोग करके हम उनसे अच्छी आमदनी ले सकते हैं। एक फूल जो कि बाजार तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद अलग अलग धार्मिक स्थलों पर या कहीं आयोजन होता है वो हमें वहाँ नज़र आता है, लेकिन उसके बाद भी आमतौर पर हम यही कहते हैं कि इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन क्या उसके बाद भी उससे हमें आमदनी हो सकती है? अब तक शायद हम यही सोचते थे कि शायद एक बार जो ख़राब हो गया, जो बेकार हो गया, और जो फूल जो दिखने में अच्छा लगता था अब भले ही उतना अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन अब शायद उससे कुछ फ़ायदा हमारा नहीं होगा। लेकिन यहाँ उसके ज़रिए जो फ़ायदा है अब भी मिल रहा है। आवश्यकता है तो उससे जानकारी को लेने की। और ऐसे में पूनम जी, जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग महिला समूह जो हैं वो भी जुड़ रहे हैं, लेकिन तकनीकी तौर पर अगर देखा जाए किस तरह का रुझान आपको एक किसान का नज़र आता है? क्योंकि बलराज जी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं।
किसान को शायद ये लगता है कि हम सीधे तौर पर खेती कर लें, उसके बाद जो प्रसंस्करण का क्षेत्र है वहाँ जाने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, चुनौतियाँ कुछ रह सकती हैं, लेकिन शायद उतनी रुचि जो है वो प्रसंस्करण के क्षेत्र में नज़र नहीं आती। उसके लिए मुझे लगता है कि जागरूकता की कमी है और महिलाओं तक वो बातें पहुंचाई नहीं जा रही हैं। जो एडवर्टाइजमेंट है, गवर्नमेंट इतनी मदद कर रही है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज निकाली हैं खासकर महिलाओं के लिए, लेकिन मुझे जो लगता है कि वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, ग्रास रूट लेवल तक महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रही है, और अगर पहुंच भी पा रही है तो उन्हें मोटिवेट करने की कहीं ना कहीं कमी नजर आ जाती है। तो कुछ ना कुछ ऐसे रोल मॉडल्स वहाँ खड़े करने पड़ेंगे, वहाँ प्रोजेक्ट करके दिखाने पड़ेंगे, महिलाओं तक वो बात पहुंचानी पड़ेगी कि ये काम हो सकता है और आप कर सकते हैं। देखिए, मैं जानती हूँ हर एक महिला में कोई ना कोई टैलेंट है, बस कमी का है उसको बाहर निकालने की, तो उनकी शक्तियों को बाहर निकालना होगा। और जैसे हमारा पूसा इंस्टीट्यूट है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में इतनी टेक्नोलॉजी है, लेकिन मैंने जैसे हम यहाँ मेले में आते हैं तो वहाँ पे 99% सिर्फ किसान भाई आते हैं, महिलाओं की उपस्थिति वहाँ बहुत कम होती है। जब महिलाएं वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही हैं तो महिलाओं को टेक्नोलॉजी पता कैसे चलेगी? तो मुझे लगता है वहाँ थोड़ी बहुत कमी है। तो जैसे जितने भी मेले हैं या महिलाओं को ग्रुप्स में आकर यहाँ पूसा में आना चाहिए। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पूसा में मिली थी, सर से मिली, तो मुझे यहाँ से बहुत सी चीजें पता चली कि हाँ ये भी हो सकता है, जिससे मैंने अप्लाई किया और मैं आगे बढ़ गई। लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन तक बात पहुंच ही नहीं रही है। जी डॉक्टर सिंधु, आप कैसे इस चुनौती को देखते हैं कि जो महिलाओं की भागीदारी की हम बात कर रहे हैं, बागवानी क्षेत्र की अगर आगे बड़े पैमाने पर अगर बात की जाए, क्या स्थिति आपको लगता है? हाँ, देखिए कि बागवानी में तो महिलाओं का काफ़ी योगदान है, और ख़ास करके जो आज का हमारा मुख्य चर्चा का विषय है वो है कि फूलों में मूल्य संवर्धन। इसमें महिलाओं का एक बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है, बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का, और वो एक ऐसी कैटेगरी के लोग जो फिजिकली बाहर जाने में सक्षम नहीं है, उनका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। वो घर में रह करके काफ़ी मूल्य संवर्धन फूलों से कर सकते हैं और उससे एक बड़ा बाजार क्रिएट किया जा सकता है। जहाँ तक है बात फल या फूल या सब्जियों से, क्योंकि फूलों में इतना सरप्लस आज के समय पे इतना नहीं था, जिसके चलते बहुत सारे कम लोग इस जो विषय है इस पर जुड़ पाए हैं। रुझान भी कम है, क्योंकि लोग फ्रेश फ्लावर या अलंकृत बागवानी में ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमाते हैं, और जो सरप्लस फ्लावर है ये अब हम धीरे धीरे इसको रियलाइज़ कर रहे हैं और इसमें धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, और वैल्यू एडिशन में जो प्रशिक्षण है वो भी लोग ले करके और इसमें अपना एक नया उद्यम, नया व्यवसाय स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। तो देखिए, जानकारी लेकर नए उद्यम के रूप में कोशिश यही कि कैसे उसका हम विस्तार कर सकते हैं। बलराज जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अभी तक एक गुलाब की आप खेती कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कैसे अपनी खेती को आप बढ़ाना चाहेंगे या कैसे उसके बाजार को बढ़ते हुए देखना चाहेंगे? क्या आपको लगता है और क्या होना चाहिए यहाँ पर? ऐसा जी, देखो, जो किसान अपना माल सीधा ही बाजार में बेचेगा, इससे बढ़िया मुनाफे का सौदा कहीं नहीं है जी। किसी बिचौले को देने का या मंडी में दोगे तो आप उसका फायदा, उतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते जी। हम तो अपने आप पैदा कर अपने आप ही बाजार में दुकानों पे सप्लाई करते हैं, और जैसे बाजार ये 30 त्योहारों में ऊपर उठता है तो उसी टाइम हम भी पैसे बढ़ा देते हैं जी और बाजार में, और हमने तो इससे फायदे का सौदा कहीं लगता नहीं, और जो बच जाता उसको सुखा लेते, हम वेस्ट नहीं करते जी। बिल्कुल। देखिए, और फायदे का सौदा नहीं, लेकिन जो दूसरे किसान हैं उनको आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इस खेती को जुड़ सकते हैं? मैं ये कहता हूँ, जिस तरह अपने देश में सारे कोई छोटे छोटे किसान होते जा रहे हैं, और छोटा किसान फूल या सब्जी में ही गुजारा कर सकता, और सब्जी में भी 3-4 साल में भाव आता, उसमें परिवार का गुजारा नहीं होता। और ये फूल जो जैसे मैंने गुलाब लगाए हैं, ये एक बार लगाने के बाद 7-8 साल तक लगातार रोजाना पैदावार इनकी बिक्री होती है जी। तो इसमें हमने किसी की तरफ नहीं लखाना पड़ता, रोजाना 2-2.5 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये, कभी तो 5-6 हज़ार रुपये भी आ जाते हैं जब साय का टेम है या 30 त्योहार का है। तो
इससे बढ़िया सौदा और क्या होगा। एक बार लगाने से 8-10 साल तक लगातार रोजाना पैसे आएंगे। बलराज जी, लेकिन जो फूल हैं बड़े नाजुक होते हैं। हाँ। और यही सोच रहती है कि जिस स्थिति में हमने उनकी तुड़ाई करी है ऐसे ही वो बाजार तक पहुंचे। उसके लिए किस तरीके की आप कोशिश करते हैं कि उसको नुकसान ना हो कुछ भी? इसकी तो यही है जी, आप बखत शाम के टाइम बखत से सो और सवेरे बखत उठो 3 बजे और सूर्य निकलने से पहले ही तोड़ के और उसमें बर्फ पीस के रला कर और बाजार में बेच दो। जैसा गुलाब खेत में होगा ऐसा ही बाजार में पहुंच जाएगा, यानी उसकी ताजगी बनी रहेगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ताजगी जो है जिस तरीके से फूलों की बनी है ऐसे ही लगातार हमारे जो किसान हैं उनके मुनाफे के लिए भी ज़रूरी कि इस तरह का मुनाफा उनको लगातार इसके ज़रिए मिलता रहे। और ख़ासतौर से यहाँ पूनम जी जो हमारी ख़ासतौर से जब हम बात करते हैं महिलाओं को लेकर, या जैसा आपने कहा कि आज के समय में जो युवा उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर्स अब आज के समय में आ रहे हैं, नए नए एग्री स्टार्टअप जो हैं वो हमारे सामने हैं, क्या ये ज़रूरी कि वो भी इस दिशा में अब आगे बढ़ें? और एक किसान के पास तक शायद एक कमी होती थी कि एक मजबूत कड़ी की, वो उनको नहीं मिल पाती थी, तो अब इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं कि किसान के पास तक पहुंचा जाए। बिल्कुल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास। जैसे आपने SHG महिलाओं की बात की थी, तो सरस मेले जैसे इतने बड़े बड़े लेवल पे हुनर हाट है, सरस मेले, ऐसे मेले बनाए जा रहे हैं जी, ताकि वो महिलाएं वहाँ पर आएं और अपने उत्पाद को दिखाएं। और महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए हमारे बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र जो है जहाँ पर लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है। महिलाएं वहाँ पर आकर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन पर काम करती हैं और अपने उत्पाद बनाती हैं, और उनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, फाइनेंशियली सपोर्ट भी करती है, उनका प्रोडक्ट बेचने में भी उनकी हेल्प करती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बस महिलाओं को वहाँ तक लाने की ज़रूरत है। और इसमें हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारा पूसा इंस्टीट्यूट है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं पिछले 3 साल से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ और मैंने अपनी खुद की ग्रोथ देखी है करते हुए कि इनके साथ जुड़ने से मुझे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पता चली हैं कि इस काम को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। फूलों के साथ साथ फलों पर भी आप देखिए, टमाटर, कई बार टमाटर की खेती होती है लेकिन टमाटर का भाव नहीं मिलता, तो मैंने कई बार रोडों पे देखा ट्रक के ट्रक ऐसे फेंक दिए जाते, किसान भाइयों को नुकसान बहुत होता है, फेंक दिए जाते हैं वो। तो अगर वैल्यू एडिशन का महिलाओं को या किसान भाइयों को वहाँ पर पता हो तो उस फूलों को उस फलों को या टमाटर को फेंकने की बजाय उनको सुखा के पाउडर फॉर्म में लेके या प्यूरी फॉर्म में बना के उनको कई गुना मुनाफा हो सकता है वैल्यू एडिशन से। तो वैल्यू एडिशन आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है और हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में खेती में तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन उसका वैल्यू एडिशन से उसको कई गुना रेट हमें मिलेगा, इस बारे में हम बहुत कम बात करते हैं। चलिए, यानी इस बारे में हमें और सोचना होगा। और जो अक्सर कहा जाता है फूलो फलो, यानी उसके साथ साथ और कैसे हम अपना व्यवसाय जो है उसको बढ़ा सकते हैं, इस बारे में सोचने की और आवश्यकता है। और यहाँ आखिर में डॉक्टर सिंधु आपसे मैं जानना चाहूँगा, और किस तरह का आज के समय में एग्री बिजनेस की हम बात करते हैं, स्मार्ट फार्मिंग की हम बात करते हैं, और किसान के लिए जो बाजार है वो अब कोई नई बात नहीं रह गई है। तो ऐसे में ज़रूरी कि तमाम जानकारी को लेकर अब किसान जो है मजबूती के साथ, एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, देखिए कि किसानों को अपने आसपास कृषि विज्ञान केंद्र या जितने भी विश्वविद्यालय हैं, ICR इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और अब तो भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है और जो वैल्यू एडिशन के लिए काफ़ी प्रोत्साहन देती रहती है। इसके साथ साथ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है जी, वहाँ भी सब्सिडी का प्रावधान है। और एक्सपोर्ट करने के लिए खास करके एपिडा है, एपिडा काफ़ी इसमें प्रोत्साहन देता है और ब्रांडिंग करके और इंटरनेशनल मार्केट में उसका अच्छा बाजार भाव दिलवाने में मदद करता है जी। अभी हम FPO की बात कर रहे थे, यदि हम FPO के माध्यम से जाते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छा मूल्य प्राप्त करने की काफ़ी भारी संभावनाएं हैं। और जब हम लोकल बाज़ार की बात करते हैं वो तो है ही है, एक छोटे किसान के लिए, एक लघु या मध्यम दर्जे के जो किसान हैं वो तो अपने एक नज़दीकी हमारा जो लोकल बाज़ार है उसमें बेच करके एक रेगुलर इनकम उससे तो पा ही सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए कैसे अच्छी आमदनी जो है इसके ज़रिए हमें मिल सकती है। आवश्यकता तो सिर्फ इस नई जानकारी को जानने की, तकनीकी रूप से और ज़्यादा हमें आगे बढ़ना होगा और कोशिश यही करनी होगी कि कोई भी उत्पाद अगर हमारे पास है, कोई भी फसल अगर हम ले रहे हैं तो कैसे उसका और अच्छे से अच्छा लाभ हमें आने वाले समय में मिल सकता है। अगर आप फूलों की खेती कर रहे हैं या गुलाब की खेती कर रहे हैं, गेंदे की खेती आप कर रहे हैं, तो आपने जाना कितना लाभ आपको मिल सकता है। और अक्सर जिसको हम कूड़ा समझ के छोड़ देते हैं उसको कैसे कंचन में आप बदल सकते हैं, वेस्ट टू वेल्थ का जो रास्ता है उस पर निकल सकते हैं और अपनी आमदनी में इजाफा
कर सकते हैं। फिलहाल आज हमने यहाँ पे जाना किस तरीके से फूलों को नवजीवन हम दे सकते हैं, और अभी तक हम पढ़ते आए हैं जो पुष्प की अभिलाषा थी कि मखनलाल चतुर्वेदी जी की एक रचना थी, सुप्रसिद्ध रचना पुष्प की अभिलाषा, कि कैसे एक जो पुष्प है उसकी अभिलाषा रहती है कि कहाँ कहाँ आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में एक यही रहता है कि जिस पथ पर हमारे जो जवान है, जो नौजवान है, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उस पथ पर भी अगर आप उनको वहाँ भी छोड़ देंगे तो शायद उससे बेहतर उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन ये आवश्यकता है आज के समय की कि फूलों को नवजीवन हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि नवजीवन एक फूल को मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक रूप से जो सक्षम है वो हमारा किसान हो रहा है, अन्नदाता हो रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी यही कि इस तरफ भी अब हमारे जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, वो और ज़्यादा रुझान के साथ आगे बढ़ें और अपने मुनाफे को बढ़ा सकें। आप बता दें, विचार विमर्श में लगातार अलग अलग विषय हम लेते हैं, लेकिन आज जिस विषय पर हमने चर्चा की उसमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सारे विशेषज्ञों ने दी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें, अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मेल आईडी नोट कर लें। हमारी मेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। इस पर आप अपना सवाल या सुझाव लिख सकते हैं। कोशिश हमारी यही, आपके सवाल या सुझाव हमारे पास जो आते हैं उनको अपने कार्यक्रम में शामिल करें, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके और आपको समय रहते सही जानकारी मिल सके। फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।